हेलो दोस्तों, अगर आपके दो सबसे करीबी, आपका फ्रेंड और आपका लाइफ पार्टनर मिलके आपको धोखा दे दें, तो आप कैसे उन्हें सबक सिखाएंगे? ऐसा ही कुछ होता है इस ड्रामा की फीमेल लीड के साथ और कैसे वह सबको सबक सिखाती है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ड्रामा की शुरुआत में हम एक सेलिब्रिटी पार्टी का सीन देखते हैं, जहां डायरेक्टर जाओ चैन प्रोड्यूसर को इम्प्रेस करना चाहता था, बट प्रोड्यूसर तो उसे भाव ही नहीं देता है, उल्टा किसी और लेडीज के साथ बात बात करने की कोशिश में लगा रहता है। इवन जब जाओ चैन उसे अपना कार्ड देता है तो उसके दिए हुए कार्ड को वह उसमें छींक के नीचे फेंक देता है। तभी हमें हमारी कहानी की फीमेल लीड यांक्षी को पार्टी में एंट्री लेते हुए दिखाया जाता है। वह प्रोड्यूसर तो उसकी चापलूसी में लग जाता है, कहता है कि हे मिस सू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस पार्टी में आपसे मिल पाऊंगा और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और खुद को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी यांक्षी उसे अपना कार्ड देती है। अब तो वह उसके इस कार्ड की तारीफ में लग जाता है। तभी यांक्षी बताती है कि यह कार्ड अच्छा कैसे नहीं होगा, स्पेशली यूरोप से इसके लिए डिजाइनर मंगवाया गया था और इसमें मेरे हस्बैंड ने भी अपनी इनपुट दी है। वह परेशानी में पूछता है, आपका हस्बैंड? तभी वह अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती है कि मिलिए मेरे हस्बैंड से, यह डायरेक्टर जाओ चैन है। तभी उसकी बात सुनकर वह प्रोड्यूसर समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली है। इसलिए वह उसी कार्ड को वापस उठाता है और उसे अच्छे से रख कर कहता है कि मैं तो इस कार्ड को अपने घर में फ्रेम करके रखूंगा। तभी आंक्षी कहती है, यह तो रिसोर्सेज बर्बादी हुई। तभी वह कहता है, अरे इसमें बर्बादी जैसा क्या है? तभी यांशी बताती है, मैं आपकी बर्बादी नहीं कह रही हूँ, मैं इस कार्ड की बर्बादी कह रही हूँ, क्योंकि वह आपके इस चिंदी से घर में बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा। और जब वह लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी जाओ चैन उसे मदद के लिए शुक्रिया कह रहा होता है। तभी वह कहती है, अरे इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारी रिस्पेक्ट मेरी भी रिस्पेक्ट है। और बाद में यांक्षी अपने असिस्टेंट कम फ्रेंड को अपने हस्बैंड की स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए हेल्प करने को कहती है, पर उसके फ्रेंड उसे मदद करने को मना करती है। और तभी यांक्षी कहती है, जिस बैग में तुम्हारी इतने टाइम से नजर है, मैं वह बैग तुम्हें दिला दूंगी, बस उसके लिए तुम मेरी यह एक छोटी सी मदद कर लो। और ऐसा सुनते ही उसकी फ्रेंड मदद करने के लिए मान जाती है और उसके हस्बैंड की मदद के लिए वहां से निकल पड़ती है। और दूसरी तरफ चाओ चैन एक मॉडल की फोटोशूट में लगा हुआ था और वह मॉडल कहती है कि मैंने आज तक कभी भी रोमांटिक सीन नहीं किया है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तभी जाओ चैन कहता है, मैं जरूर मदद करूंगा, आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों ना करूं, पर पहले तुम्हें अपना जैकेट निकालना होगा। एंड देन उसके बाद उसके साथ रोमांस करने में लग जाता है। और तभी यांक्षी की असिस्टेंट जिन वहां एंट्री लेती है और यहाँ पर जाओ चैन को एक झापड़ रखती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। तभी जाओ चैन खुद को एक्सप्लेन करने का मौका मांगता है कि एक बार मुझे कहने तो दो, और उस मॉडल को यहाँ से जाने को कह देता है। तभी जिन कहती है कि मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख और अब मैं सबके सामने तुम्हारा यह चेहरा ला कर रहूंगी। और तभी जाओ चैन गुस्से में उसे काउच के अगेंस्ट पुश करता है और यहाँ पर हमें पता लगता है उन दोनों का काफी पहले से अफेयर चल रहा था। तभी वह एक दूसरे से चिपक जाते हैं। फिर जिन कहती है कि क्या हम तुम्हारे घर चलें, और यहाँ जाओ चैन कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें यांक्षी के कपड़े पहनने होंगे। और अगले सीन में हमें यांक्षी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वह मीटिंग में बिजी होती है, उसे वॉमिट आना शुरू हो जाती है और उसके कलीग्स उसे बताते हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और उनकी सजेशन लेके वह प्रेगनेंसी चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। मीटिंग फिलहाल के लिए वह डिसमिस कर देती है और दूसरी तरफ जिन भी यांक्षी के कपड़े पहन कर तैयार हो चुकी होती है और उसके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट में लगी हुई थी। और यांक्षी बेचारी को तो पता ही नहीं था कि उसका हस्बैंड कहाँ गुलछुले उड़ा रहा है। वह अपने हस्बैंड को कॉल किए जा रही थी, पर उसका हस्बैंड तो
दूसरे कामों में व्यस्त था। और जब वह जाने लगती है तब वह अपने कॉलेज के फ्रेंड मिस्टर गू से टकरा जाती है। गू उससे कहता है कि काफी समय हो गया हमें मिले हुए, बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रही हो। यांशी उसे बताती है कि वह अपना प्रेगनेंसी चेकअप करने आई है और वह उससे कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें हेल्प ऑफर करूं। बाय द वे तुम्हारा हस्बैंड यहाँ क्यों नहीं है, वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। तभी यांशी बताती है कि वह शायद मीटिंग में बिजी होगा और उसे आजकल मूवी के ऑफर्स आ रहे हैं। तभी वो वापस से उसे हेल्प के लिए ऑफर करता है और यहाँ पर थोड़ी ही देर में उसका रिजल्ट भी आ जाता है जिसके अकॉर्डिंग कि वह प्रेग्नेंट थी। और दूसरी तरफ उसकी सासू माँ भी उसे किसी और मर्द के साथ देख लेती है और गलत ही बातें समझ जाती है। और यहाँ यांशी भी जैसे ही घर पहुंचती है अपने असिस्टेंट की गाड़ी यहाँ पार्क देखकर उसे शक हो जाता है, तो वह तुरंत से घर के लिए भागती है। और दूसरी तरफ उन दोनों का रोमांस अभी भी जारी था और यहाँ पर यांशी को पूरा पूरा शक हो चुका था, इसलिए वह अपनी हील्स भी उतार देती है ताकि अंदर जाते हुए उन दोनों को कोई भी अलर्ट होने का सिग्नल ना मिल जाए। पर जैसे ही वह आवाज सुनती है कि आराम से तो उसे और भी ज्यादा शक होने लगता है। पर जैसे ही वह अंदर एंट्री लेती है तो वहां पर जाओ चैन जिन को मेडिसिन अप्लाई कर रहा था और जिस वजह से वह आराम आराम से अप्लाई करने को कह रही थी, और वह दोनों बहाना लगाने लगते हैं कि जिन उसे स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प करने के लिए आई थी बट उसके पाँव में मोच आ गई, इसलिए वह उसे मेडिसिन लगा रहा है। तभी वह दोनों पूछते हैं कि तुम आज जल्दी कैसे आ गई। तभी वह अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ उन दोनों को सुनाती है और यांशी बाद में यांशी जिन को बाहर जाने के लिए हेल्प ऑफर करती है। पर बाहर जाते जाते उसके परफ्यूम के बारे में उससे पूछ रही होती है कि तुमने परफ्यूम कब चेंज किया, काफी डिफरेंट स्मेल कर रहा है। और वह दोनों मिलकर उसे यानी कि जिन को बाहर छोड़ आते हैं और बाद में हम जिन को सही से चलता हुआ देखते हैं जो कि गाड़ी के डैश कैमरा में भी रिकॉर्ड हो चुका था। फिर अंदर आकर यांशी अपने हस्बैंड से अच्छे से सवाल करती है कि आखिर वह यहाँ क्या कर रही थी। तभी वह फिर से अपने एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि यहाँ पर यांशी पूछती है तब वह हमारे बेडरूम में क्यों आई थी, उसे बेडरूम में घुसने कैसे दिया। तभी वह एक्सप्लेन करता है कि आखिर कोई औरत हमारे बेडरूम में कैसे आ सकती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। वह कहती है कि तो मुझे उसके परफ्यूम की स्मेल हमारे रूम में क्यों आ रही है। तभी वह बहाना बनाने लगता है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। यहाँ यांशी बताती है कि तुम भूल रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेग्नेंट लेडीज की स्मेल करने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इतने में पीछे से यांशी की सासू माँ आ जाती है और आते ही सीधे उसे थप्पड़ जड़ देती है और अपने बेटे को बताती है कि मैंने इसे हॉस्पिटल में किसी और मर्द के साथ चिपकते हुए देखा। यहाँ जाओ चैन अपनी माँ को पूछता है कि माँ क्या कह रही हो। तभी यांशी बताती है कि वह मिस्टर गू थे। जाओ चैन पूछता है क्या वही तुम्हारा पुराना क्लासमेट। और जैसे ही यहाँ पर यांशी हाँ कहती है तो वह अपनी माँ को बताता है कि माँ आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह इसका सिंपल और सिर्फ नॉर्मल दोस्त है। देखो आपने क्या कर लिया, यांशी प्रेग्नेंट है और आपने इसे कैसे हाथ उठा दिया। चलो इसे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो। और उसकी माँ कहती है कि क्या यह प्रेग्नेंट है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब चलो मैं इसके लिए कुछ तो खाना बना कर लाती हूँ। और यहाँ पर जाओ चैन किसी तरह से तो अपनी माँ को वहां से भेज देता है। और उनके जाने के बाद यांशी अपना वार्डरोब चेक करती है और उसे अपनी ड्रेस नहीं मिलती। तो उसे याद आता है कि जब जिन अपनी स्क्रिप्ट उठा रही थी तो उसके साथ जो उसने उठाया था वह मुझे मेरी ड्रेस की तरह क्यों लग रहा था। और यही सब सोचते सोचते उसका पैर एक एंकलेट पर लगता है जो कि जिन का ही था और वो अपने पति
को कन्फ्रंट करती है कि आखिर जिन का सामान यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी जाओ चैन बताता है कि मैंने जिन की एंकलेट उतारने में मदद की थी और जब मैं यहाँ पर दवाई लेने आया तो शायद मैं इसे यहीं पर छोड़ आया। और अब वह अपनी ड्रेस के बारे में भी पूछती है कि वह तो मुझे अपने वार्डरोब में नहीं मिली। और तभी वह बहाने बनाने लगता है, शायद मैंने वह कहीं पर फेंक दी है। और वह पूछती है, आखिर तुमने कहाँ फेंकी? तभी वह उसे मक्खन लगाने में लग जाता है कि हनी तुम इतना सस्पिशियस साउंड क्यों कर रही हो? शायद यह सब तुम्हारी प्रेगनेंसी के चलते है, इसी वजह से तुम्हारे हार्मोनल बदल रहे हैं और तुम इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने लग गई हो। और मुझे बताओ, जिन में आखिर ऐसा है ही क्या? ऐसा स्पेशल क्या है? ना तो उसका फिगर अच्छा है और ऊपर से उसका बैड टेम्पर है, और मैं तुम्हारे होते हुए आखिर उसके बारे में सोचूंगा ही क्यों? और यहाँ पर यांक्षी उसे वार्निंग दे देती है कि मुझे उम्मीद है तुम्हारा बाहर कहीं भी और जगह अफेयर ना चला हो। वैसे कहीं सच में तुम्हारा अफेयर नहीं चल रहा ना? और जैसे ही चाओ चैन नर्वस हो जाता है तो वह कहती है, और फिक्र मत करो। अरे यार, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे भी जिन तो मेरी फ्रेंड है, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। और जैसे ही चाओ चैन वहां से चला जाता है, यांक्षी सोचने लगती है, अगर तुम दोनों ने सच में मुझे धोखा दिया है तो मैं तुम दोनों को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और फिर वह अपने असिस्टेंट को फोन करते हुए कहती है कि उन दोनों पे नजर बनाए रखना, और स्पेशली जिन का तो पल पल के मोमेंट की खबर मुझे देते रहना। और खाना खाते समय वह दोनों माँ बेटा यांक्षी को घर में रोकने के फिराक में होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत है? हमें तुम्हारे लिए बहुत फिक्र हो रही है और हम तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपना ध्यान कैसे रखोगी? अच्छा होगा तुम यहीं रहो। और वैसे भी तुम खुद ही खुद की बॉस हो, और अगर यहाँ से तुम काम हैंडल करोगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर जाओ चैन की माँ उन दोनों को फूड एंजॉय करने को कहकर वहां से चली जाती है। पर जाओ चैन तो फोन में ही फोकस्ड था और यांगसी को कहता है कि मैं ऑक्शन में जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और ऐसा कहकर वहां से निकल जाता है। यांगशी भी उसके पीछे जाने लगती है, पर उसकी सासू माँ उसे रोकने की कोशिश में लग जाती है। बट वो किसी तरह से वहां से चले आती है और अपने रूम में आकर जल्दी से तैयार होने लग जाती है। कॉल पर असिस्टेंट से पूछ रही होती है कि जिन कहाँ है, जिसे जैसे ही उसे पता लगता है कि वह अभी अभी ऑफिस से बड़े खुश होकर निकली है, तो जल्दी से तैयार होकर अपने पति के पीछे निकल जाती है और उसकी गाड़ी को फॉलो कर रही होती है। और दूसरी तरफ जाओचैन उस जिन से जाकर मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट शुरू कर देता है। दूसरी तरफ उसे फॉलो करते करते उसके रूम तक यांगशी भी आ जाती है, और जैसे ही डोर नॉक करती है वैसे ही जाओ चैन डोर खोलता है। वह उसे बिना कुछ सोचे समझे थप्पड़ जड़ देती है और रूम की तलाशी को शुरू कर देती है। कहीं तो जाकर उसे जिन मिले, पर उसे जिन किसी भी रूम के किसी भी कोने में नहीं मिलती। पूरे रूम की तलाशी के बाद भी उसे कहीं भी जिन का नामो निशान नहीं दिखाई देता। और अब जाओ चैन यहाँ से उसे कहने लगता है और उसे आड़े हाथों ले लेता है कि हाँ, तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है। क्या तुम मुझे फॉलो कर रही थी? और देखो, यह सारी प्रेपरेशन मैंने तुम्हारे लिए ही की है और तुम मुझ पर शक कर रही थी। तभी यांक्षी को ऑफिस से कॉल आ जाता है कि यहाँ पर जिन आई हुई है और वह आपके बारे में पूछ रही है। और यहाँ जाओ चैन भी झूठ मूठ का दिखावा शुरू कर देता है कि जैसे वह कितना नाराज है, और कहता है तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी डेकोरेशन की थी। और यहाँ पर यांक्षी उसे काम डाउन करने लगती है और कहती है शायद यह प्रेगनेंसी की वजह से है, और उससे माफ़ी भी मांग लेती है और कहती है क्यों ना मैं तुम्हें प्रोड्यूसर टॉम से मिलाने में मदद करूं, और वह तुम्हारी स्क्रिप्ट जैसे ही पढ़ेंगे वो पक्का इन्वेस्ट कर देंगे। मैं खुद तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और तुम्हारी मूवी में इन्वेस्ट करने की
डिमांड रखूँगी। और उसके जाने के बाद दूसरे रूम से जिन निकलती है और यहाँ आकर जाओ चैन से कहने लगती है, क्या तुम उसके लिए कहीं सॉफ्ट तो नहीं होने लगे ना? क्योंकि वह तुम्हारे बच्चों को लेकर प्रेग्नेंट है। और यहाँ उन दोनों की बातों से पता लगता है यह सारा खेल जिन का रचा हुआ है और उसने ही जाओ चैन को यांगशी से इंट्रोड्यूस कराया था ताकि उन दोनों की शादी के बाद कुछ हिस्से की प्रॉपर्टीज जाओ चैन के पास आ जाए और उसी पैसे के ऊपर वह दोनों डाइवोर्स के बाद ऐश कर सकें। बट अब उसके इविल माइंड में एक और प्लान आता है कि क्यों ना हम पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लें। और उसके लिए वह एक स्टेप उठाने का निर्णय करती है। और जैसे ही चाओ चैन पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो, तभी वह बताती है कि क्यों ना हम यांगशी को मार दें। चाओ चैन पहले तो मना करता है कि यह तो इलीगल है। तभी जिन बताती है कि क्या तुम पहले यह नहीं कर चुके हो, और एक और गुनाह करने में हर्ज ही क्या है। और जब यह गुनाह तब तक होगा जब तक यह किसी और को मालूम न चले। और वैसे भी ऐसा करने से किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। और जब वह घर चले जाते हैं तो शाम को जैसे ही वह खाना खा रहे होते हैं, यांगशी की सासू माँ उसके लिए बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रही थी और कहती है, बेटा तुम्हें और खाना खाना चाहिए, इससे मेरा ग्रैंड चाइल्ड हेल्दी होगा। चलो तुम अच्छे से खाओ और मैं किचन से तुम्हारे लिए और सूप लेके आती हूँ। पर जाओ चैन उन्हें रोक लेता है कि माँ, आप यहीं बैठिए, मैं सूप लेकर आता हूँ। और किचन में जाकर सूप में पॉइजन मिला देता है, और जो कि उसे जिन नहीं दिया होता था। और जैसे ही वह यांगशी को सूप पीने के लिए देता है, यांगशी जैसे ही पहली सिप लेती है उसे उल्टी आने लगती है। और जब वह वॉशरूम में वॉमिट करने जाती है तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, यांगशी जैसे ही होटल में गई थी उसने अपने हस्बैंड के रूम नंबर 107 के बारे में पूछा था। तभी रिसेप्शनिस्ट ने उसे दूसरे रूम के बारे में बताया था कि आपके हस्बैंड ने 2 रूम बुक किए हैं, 106 एंड 107। और यहाँ यांगशी को उन पर शक हो गया था। तभी वह बाहर गाड़ी में बैठकर सोच रही थी कि आखिर दूसरे रूम में कौन हो सकता है, मुझे इसका सच पता करना ही होगा। और जैसे ही उसे ध्यान आता है क्यों ना वह अपना डैश कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करे। और जैसे ही वह चेक करने लगती है, यहाँ पर उसे पता लगता है उस दिन जिन को कोई चोट नहीं लगी थी। और उतने में ही उसे सामने से उन दोनों के आने की आहट हो जाती है और वह उन दोनों को बाहर आकर रोमांस करता हुआ देखती है। और यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और जब वह ऑफिस में जाकर डाइवोर्स के बारे में सोच ही रही होती है, उतने में सामने से मिस्टर गू आ गया होता है। और जैसे ही उसने फंड ट्रांसफ़र की बात कही थी और कहा कि मुझे ऐसी जगह ट्रांसफ़र करना है जिससे अगर हम डाइवोर्स भी ले लें तो वह फंड मेरे तक ही रहे और मैं उसे सेफ रखना चाहती हूँ। मैं एक पैनी भी अपने हस्बैंड के नाम पे नहीं करना चाहती। और तभी गू कहता है कि आखिर कौन डाइवोर्स ले रहा है? तभी वह कहती है कि उसने मुझे धोखा दिया और मुझे उससे डाइवोर्स लेना है। तभी वह अपना कार्ड मिस्टर गू को देती है ताकि वह सेफली उसके फंड को ट्रांसफ़र कर सके। तभी उसे मालूम पड़ता है कि उसके कार्ड में तो इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस है और जितना उसने अब तक सेव किया था वह सारा उसका हस्बैंड पता नहीं कहाँ उड़ा दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जाओ चैन उसे बहुत पहले से ही धोखा देते आ रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। अब गो उसे एक प्लान सजेस्ट करता है कि फिलहाल अगर तुम अपना अमाउंट सेफ रखना चाहती हो, तुम ऐसे रिएक्ट करो कि तुम्हें अभी तक कुछ भी मालूम नहीं हुआ है और वह फिलहाल नॉर्मल ही रही थी। और दूसरी तरफ जाओ चैन भी पहुंच जाता है जिनको सारा सच बताने की तुम्हारा प्लान वर्कआउट नहीं किया। जाओ चैन कहता है कि कहीं हमारा सच उसे पता तो नहीं चल गया ना। जिन कहती है शायद यह कोई कोइंसिडेंस ही होगा। जाओ चैन कहता है हमें उसे मारने का प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए, आखिरकार वह अब प्रेग्नेंट भी है, यह 2 जिंदगियों का सवाल है। जिन उसे डांटने लगती है कि इसका मतलब अब तुम उसके लिए सॉफ्ट होने लगे हो, तो मैं यहाँ से कूद जाती हूँ, फिर रहो उसके साथ। पर जाओ चैन उसे रोक लेता है और पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तभी जिन बताती है अगर
ज़हर काम नहीं किया तो हम कुछ डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि उसने मुझे पहले बताया था कि उसे स्लीपिंग डिसऑर्डर है, तो हम इसका फ़ायदा उठाकर उसे अरोमा में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे दे सकते हैं, जिससे वह बाथरूम में ही और बाथ लेते हुए अनकॉन्शियस रहेगी, जिस वजह से वह डूब कर मर सकती है। और ऐसा करने के बाद जाओ चैन जिन को कहता है कि यह काफ़ी ज़्यादा गंभीर प्लान था, मुझे उम्मीद है तुम इसे मुझ पे नहीं आजमाओगी। तभी वह कहती है तुम मेरा लव ऑफ लाइफ हो और मैं आखिर तुम्हारे साथ ऐसा करने का सोच भी कैसे सकती हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर भी डिक्लेयर कर देता है कि अब यह ब्रेन डेड हो चुकी हैं और मुझे नहीं लगता कि इन्हें इस जन्म में होश भी आने वाला है। तभी वह लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर इनका असली खेल शुरू होता है। वह लोग मीडिया में अनाउंस कर देते हैं यांगशी ब्रेन डेड हो चुकी है और उसके कंपनी जाओचैन ही संभालेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यांगशी को होश आ चुका था और मिस्टर गू एंड यांगशी उनसे बदला लेने का प्लान बना रहे होते हैं। यहाँ गू उसके सामने यह बात भी रखता है कि शायद तुम्हारी माँ की मौत भी कुछ सस्पिशियस हालात में हुई थी। हमें इसका सच का भी सामना करना होगा और हमें यह सामने लाना ही होगा। शायद उनकी मौत कोमा की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। दूसरी तरफ उन दोनों की चिपका चिपकी चल रही थी कि तभी बाहर से जिन आ जाती है, पर यहाँ पर वह अंधा होने का दिखावा कर रही थी। कहती है कि वह मेरा ब्रेन में कुछ नर्व सेल दब गए हैं, जिस वजह से मैं देख नहीं पा रही हूँ। यहाँ जिन कुछ कहने की कोशिश करती है पर जाओ चैन उसे चुप करा देता है। वह दोनों यांगशी की बातें सुनकर खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली यह देख नहीं पाएगी और यांगशी जाओ चैन को ढूंढने लगती है कि हनी तुम कहाँ हो। और जिन जानबूझकर उसके पाँव के आगे शूज रख कर उसे नीचे गिरा देती है, पर वह सीधे जाकर जाओ चैन की बाहों में गिर जाती है और जिन तो उसे जानबूझकर उसके पति के सामने उसके पति के साथ फ्लर्ट करने में लग जाती है। और जब जिन वहां से जाने लगती है, यांगशी भी उससे बदला ले लेती है और उसे पाँव अड़ाकर वहां गिरा देती है और उसकी आवाज सुनते ही पूछती है, अरे मुझे यहाँ पर जिन की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। तो चैन बहाना बनाता है कि मेरे पाँव से ही आवाज हो गई थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आखिर वह यहाँ कैसे होगी। और यहाँ पर यांगशी बदला तो जाओ चैन से भी लेती है और उसे स्टिक से मारकर तुरंत से ही उससे माफी मांगने लगती है। अरे अरे मुझे माफ कर दो, वो क्या करूं, मुझे मेरी आँखों का मैं क्या करूँ और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी वजह से मैं सबको चोट लगाती फिर रही हूँ। और यहाँ पर जिन उसकी आँखों की रोशनी का टेस्ट करने में कैंची लेकर पहुंच जाती है और पूछती है कि अरे तुम्हारी आंखों को क्या हुआ यांगशी, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम घर आ चुकी हो और देखो तुम्हारी आंखों में क्या हुआ, तुम मुझे देख क्यों नहीं पा रही हो। और कैंची उसके करीब लाई जा रही होती है। यांगशी ने खुद को किसी तरह से कंट्रोल करके रखा था, पर जाओ चैन जिन को ऐसा स्टेप उठाने से रोक लेता है। पर अभी भी जिन उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है तो जाओ चैन उसे सेव करता है, जिस वजह से जाओ चैन को ही चोट लग जाती है। और यहाँ पर यांगशी उसकी फिक्र करने में लग जाती है, पूछती है कि हस्बैंड तुम्हें क्या हुआ। तभी वह बताता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, चोट तो जिन को लगी है और यह तुम्हारी वजह से हुआ। और यहाँ पर यांगशी उससे माफी मांगने लगती है, कहती है इसमें मेरी ही गलती है, मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। और अपने पति के साथ अंदर चली जाती है और उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है। और जाओ चैन के जाने के बाद वह मिस्टर गू को फोन करके बताती है कि मैं घर सेफली पहुंच चुकी हूँ और मुझे लगता है कि माँ के मर्डर के पीछे शायद इन्हीं दोनों का हाथ है। और जब वह बाहर आती है, बाहर वह दोनों एक दूसरे के साथ चिपके पड़े थे और यांगशी को देखते ही उससे पूछते हैं कि तुम्हें भूख लगी है, तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई। अभी यांगशी उन्हें बताती है कि उसे रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है।
यहाँ जिन को उस पे शक हो गया था, इसलिए वह कहती है, चलो मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए चलती हूँ, तुम अकेले किस तरह से जाओगी, देखो तुम तो देख भी नहीं पा रही हो। और यहाँ पर जिन का प्लान होता है कि वह यांशी को मार दे, इसलिए वह कहती है, रुको मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। और जिन थोड़ी ही देर में आने का कहकर वहां से निकल जाती है, और जैसे ही गाड़ी लेके आती है और उसका इंटेंशन यांशी पर गाड़ी चला देने का था, पर पीछे से जाओ चैन भी चिल्लाता हुआ आ जाता है कि गाड़ी रोको। और बेचारी हमारी यांशी ने तो खुद को किसी तरह से रोक के रखा था, बट एंड मोमेंट पे जिन गाड़ी रोक लेती है और यांशी घबरा के नीचे गिर जाती है। और यहाँ जाओ चैन उसके उठाने में मदद करने को दौड़ा चला जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तभी वह कहती है कि हाँ, बस मुझे डिजीनेस फील हो रहा है। और उसके बाद जिन उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि बाकी सारे टेस्ट तो हो चुके हैं और सारे नॉर्मल हैं, बट इनका एक और टेस्ट लेना बाकी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इनकी आंखों में आखिर क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको बाहर जाना होगा। जिन जाना नहीं चाहती थी, पर यांशी कहती है, मुझे लगता है तुम्हें बाहर जाना चाहिए, तुम इनके साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करती? और वैसे तुम्हें घर चले जाना चाहिए, मैं खुद कैब बुक करके आ जाऊंगी। और जिनके जाने के बाद यहाँ पर मिस्टर गो भी आ जाते हैं और वह डॉक्टर को शुक्रिया अदा करने लगते हैं। डॉक्टर कहता है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने हमारे हॉस्पिटल में हमेशा इतनी बड़ी डोनेशन की है, और अगर आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे कहें। और फिलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ। और ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और गो उनके जाने के बाद यांशी को बताता है कि तुम्हारे पर्सनल एसेट्स उसने यानी कि गुचैन ने अपने अंडर कर लिया है, और तुम चाहती हो तो मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। पर वह उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं खुद ही उन्हें यह सब रिटर्न करने पर मजबूर कर दूंगी और उन्हें पैनी पैनी के लिए तरसा दूंगी। और मिस्टर गू को भी कोई प्लान सजेस्ट करती है। जब वह हॉस्पिटल से बाहर कैब का वेट कर रही होती है, तो पीछे से उसकी सासू माँ उसे देख लेती है और कहने लगती है उसे आवाज़ लगा के कि यांशी, क्या यह तुम हो? तो यांशी एकदम नर्वस हो जाती है और जल्दी से अपनी स्पेक्स लगा लेती है, जिससे कि उन्हें शक ना हो कि यह देख सकती है। और उसकी सासू माँ उसे डांटने लगती है कि तुम देख नहीं सकती, फिर भी तुम अकेली क्यों घूम रही हो? तुम्हें अकेले इस तरह से नहीं आना चाहिए। अगर हमारे ग्रैंडचाइल्ड को कोई इफ़ेक्ट पड़ जाता है, तो तुम किसे इसकी ज़िम्मेदारी दोगी? चलो अब मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। और जैसे ही वह उसे घर ले जाती है, तो जाओ चैन पूछने लगता है कि माँ, आप यांशी के साथ कैसे आए? तभी उसकी माँ उसे डाँटने लगती है कि तुमने इसे आखिर कैसे अकेले जाने दे सकते हो? और अगर मेरे ग्रैंडचाइल्ड को कोई हार्म हो गया होता, तो मैं तुम दोनों को कहीं की ना छोड़ती। और शायद इन्हें अभी तक पता नहीं था कि यांशी का मिसकैरेज हो चुका है, इसलिए वह बार-बार ग्रैंडचाइल्ड की बातें कर रही थी। और अब जाओ चैन अपनी माँ को किसी तरह से वहाँ से भेज देता है। और यहाँ पर जाओ चैन यांशी से पूछने लगता है कि आज तुम आखिर पूरा दिन कहाँ बिजी रही और तुम्हें हॉस्पिटल से आने पर इतना ज़्यादा टाइम लग गया? तो यांशी उसे बताती है कि वो जो मेरे सेकंड अंकल थे, आज उनकी मौत हो गई, तो मेरा टाइम वहीं बीत गया। और जाओ चैन पूछता है, क्या वही मल्टी मिलीनियर अंकल? और यहाँ पर उसके मन में लालच और भी ज़्यादा बढ़ रहा होता है और वह खुश होने लगता है कि क्या वह मर गए? तभी यांशी कहती है, अरे तुम इस बात पर खुश क्यों हो रहे हो? वह कहता है, अरे मेरी सच बात मानो, मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में उनकी डेथ हो गई है? तो तुम तो उनकी इकलौती वारिस हो ना, तो इसका मतलब वह प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे करके गए होंगे। तभी वह उसे बताती है कि नहीं,
उनका बाहर किसी लेडी के साथ अफेयर चल रहा था, जिस वजह से उनकी प्रॉपर्टी उस लेडी के नाम होने वाली है। पर यहाँ पर जाओ चैन उसे भड़काने लगता है कि अरे वह औरत देखना उन पैसों को किसी और बूढ़े इंसान पर लुटा देगी और तुम्हें उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करना होगा। वह तुम्हारे खानदान का पैसा है। और अब यहाँ पर यांगशी उसकी बात मानने का दिखावा करती है और कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ करती हूँ, मुझे यह अकाउंट जल्द से जल्द सेटल करना होगा। तभी अगले सीन में वह मिस्टर गू के साथ उस लेडी से मिलने चली जाती है और उसे समझाती है, देखो माना अंकल ने 300 मिलियन की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है, पर 1 बिलियन का कर्ज लिया हुआ था जो कि अब सीधे तुम्हारे नाम पर होने वाला है। अगर तुम 300 मिलियन को ले लेती हो तो उस वजह से वह 1 बिलियन का कर्ज भी तुम्हें ही चुकाना होगा और इसलिए अच्छा होगा कि वह प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम कर दो और बदले में मैं तुम्हें 10 मिलियन दे दूंगी। पहले तो वह लेडी आनाकानी करने लगती है और उसके बाद उनकी बात मान जाती है और उनके लाए हुए डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर लेती है। यही डॉक्यूमेंट यहाँ से घर ले जाकर वह जाओ चैन को बताती है। तभी वह कहती है, पर अभी हमें उस लेडी को 20 मिलियन देने होंगे और क्या तुम्हारे पास 20 मिलियन होंगे? वह मना कर देता है कि आखिर मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। तभी वह कहती है कि जो मैंने तुम्हें सेविंग कार्ड दिया था क्या उसमें पैसे नहीं रहे? वह कहता है वह तो मैंने मूवी में लगा दिए, मुझे याद है। तभी यांगशी कहती है, मुझे याद है तुम्हारी माँ के पास कुछ पैसे बचा है, क्या तुम उन पैसों को उनसे मांग सकते हो? तभी पीछे से जाओ चैन की माँ भी आ जाती है और पूछती है, आखिर तुम कैसे पैसों की बात कर रही हो? तभी वह दोनों उनसे पैसे मांगने की बात रखते हैं, पर वह मना कर देती है और कहती है वह मेरी लास्ट सेविंग है और मैं उसे तुम्हें इस तरह से बर्बाद करने नहीं दूंगी। तभी जाओ चैन बताता है कि अरे माँ, आपको पता है अगर आप हमें वह मनी दे देंगी तो हमारे पास 300 मिलियन आ सकते हैं। और यहाँ पर यांगशी भी बताती है अगर आप वह 20 मिलियन हमें दे देंगे तो वह 30 मिलियन की प्रॉपर्टी को मैं आपके बेटे के नाम ही कर दूंगी। उस प्रॉपर्टी का ओनर उसके बाद आपका बेटा ही होगा। और 300 मिलियन के लालच में जाओ चैन की माँ भी आ जाती है और फिर हमें अगले ही दिन में यांगशी को 300 मिलियन जाओ चैन के नाम करते हुए दिखाया जाता है। और यहाँ पर जिन बड़ी खुश हो रही थी कि वह लड़की तुम्हारे प्यार में इतनी ज्यादा पागल है, वह तुमसे इतना प्यार करती है और देखो तुम्हें उसको तुम पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है कि उसने सीधे 300 मिलियन की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। अब तो तुम्हें उसे जल्द से जल्द डाइवोर्स देना ही चाहिए। और वह तीनों बंदर यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं कि अब तो हम उसे अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंकेंगे और हमें उसके टुकड़ों पर अब और ज्यादा पलने की जरूरत नहीं है। और जाओ चैन की माँ तो खुश हो रही होती है कि अब मुझे जिन बहुत ही हेल्दी हेल्दी ग्रैंडचाइल्ड देगी। तभी वह कहती है, जिन रुको, मैं तुम्हारे लिए बहुत डिलीशियस फूड बना कर लाती हूँ। और उनके जाने के बाद जाओ चैन और जिन कह रहे होते हैं कि आज तो यांशी घर में नहीं है, क्यों ना हम कुछ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग करें। और यहाँ पर उनका एक्साइटिंग काम शुरू होने ही वाला था कि उतने में पीछे से गुंडे आ जाते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि तुम्हें अभी के अभी 1 बिलियन देने होंगे। और उनके इस एक्साइटिंग काम पे एकदम से पानी फिर जाता है। और यहाँ जाओ चैन और जिन को मालूम होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी आफत ले ली है। उन्हें वह 300 मिलियन लेने ही नहीं चाहिए थे। वह अपने साथ साथ 1 बिलियन का कर्ज भी लेके आए हैं और यहाँ पर गुंडे उन दोनों को धमका भी रहे होते हैं और साथ में उन्हें पीटने भी लग जाते हैं। तभी पीछे से जाओ चैन की माँ आती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे को मार क्यों रहे हो। तभी वह गुंडे बताते हैं कि आपके बेटे के ऊपर 1 बिलियन का कर्ज है। और यहाँ पर जाओ चैन बताता है कि उन अंकल की नीस से आप वह पैसे ले सकते हैं। उनकी नीस का नाम यांगशी है, आपको उससे यह कर्ज लेना होगा। तभी वह गुंडे बताते हैं कि हमने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है, उसका रखा हुआ इनहेरिटेंस को तुमने
कबूल किया है और वह 300 मिलियन तुम्हारे पास हैं, तो कर्ज भी तुम्हें ही चुकाना होगा और तुम लोगों को ही वह सब अदा करना होगा। और यहाँ पर उन तीनों की पिटाई होता हुआ बाहर से यांशी भी एंजॉय कर रही थी। तभी वह वापस से अपने कैरेक्टर में आकर अंदर आती है और उन गुंडों को धमकी देती है कि मैंने पुलिस स्टेशन में कॉल कर दी है और तुम्हें वह अरेस्ट करने को आते ही होंगे। तब वह गुंडे वहां से डर कर भाग जाते हैं और यहाँ यांशी उन तीनों से माफ़ी मांगने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। और यहाँ पर वह तीनों उसे कहने लगते हैं कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये इंटेंशनली किया, तुमने जानबूझकर 300 मिलियन चाओ चैन के नाम किया था ताकि तुम उससे अपना पल्ला झाड़ पाओ। और अब यहाँ यांशी कहती है, अरे मुझे माफ़ कर दो, हाँ मैं मानती हूँ यह मेरी ही गलती है, मैं देख नहीं पाती इसलिए मैंने वह डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक नहीं किए। और अब जाओ चैन कहता है कि तुमने याद है कि तुमने कुछ मुझे 100 मिलियन कहे थे जो तुम मेरी मूवी में इन्वेस्ट करने वाली थी, क्या तुमने वह अभी तक सेव रखे हैं? क्या वह ऑफर अभी तक वैलिड है? क्या वह अमाउंट तुमने संभाल के रखा है? तभी यांशी उसे बताती है कि वह 100 मिलियन तो हमने उनके कर्ज चुकाने में लगा दिए हैं और हमें वह उधर देने ही होंगे और मैं वह तुम्हारी मूवी में अब इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अगर हमने ऐसा किया तो वह शायद तुम्हें मार देंगे। और यहाँ पर उन दोनों को अच्छा खासा यांशी पर शक हो जाता है और उसके जाने के बाद वह लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वह कहती है शायद वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। और यहाँ पर जिन बताती है कि जाओ चैन क्यों ना हम एक काम करते हैं और उसे एक प्लान सजेस्ट करती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे असिस्टेंट तुम्हारी वॉइस को पूरा कॉपी कर लेता है, तो क्यों ना आज उसे रात के टाइम हमारे घर बुलाया जाए। तभी रात को वह उसे अपने घर बुला लेते हैं और उसे समझा रहे होते हैं कि तुम्हें पूरा अपने बॉस की बातों को कॉपी करना है और उनका होने का प्रिटेंड करना है। तभी वह उन्हें उसे बताते हैं कि तुम्हें उस रूम के वार्डरोब में छुपना है और जैसे ही वह रूम में आएगी तभी तुम बाहर निकलोगे, उससे पहले नहीं निकलना है। और हाँ, ध्यान रखना पकड़े मत जाना। और तभी कुछ ही देर में हमें बताया जाता है कि शाम को जैसे ही जाओ चैन अपनी बीवी को बता रहा होता है कि मुझे लगता है आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था, तो क्यों ना तुम आराम करो। और जैसे ही उसे रेस्ट करने के लिए रूम में भेज देता है तो उसके जाने के बाद वह दोनों गाड़ी में बैठकर रूम की फुटेज देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ यांशी ने वार्डरोब के दरवाजे के पास कुछ सस्पिशियस नोटिस कर लिया था, इसलिए वह अलर्ट होती है और सोते हुए भी सोच रही होती है कि आखिर वह क्या था। और वह नर्वसनेस में वॉशरूम जाने को निकलती है और जैसे ही वो वॉशरूम जाती है, यहाँ जिन कहती है कि देखो इसे हम पर शक हो गया है, इसका मतलब यह देख रही है, यह देख पा रही है, यह हमसे अब तक झूठ कहती आ रही है। पर जाओ चैन उसे काम डाउन करता है कि शांति रखो, पहले देख तो लेते हैं कि आखिर यह कर क्या रही है। तभी जैसे ही वो वापस आती है और रूम में वह असिस्टेंट वापस आ गया था और वह अपनी वॉइस चेंज करके उससे बात करने लगता है कि हनी तुम कहाँ गई थी। तभी वह बताती है कि मैं तो वॉशरूम गई थी। और अब असिस्टेंट उससे फ्लर्ट करने में लग जाता है कि हमें काफ़ी टाइम हो गया ना कुछ स्पेशल किए। और यहाँ यांशी कहती है कि मेरा अभी कोई मूड नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। पर वह तो उसके साथ ज़बरदस्ती करने पे उतर आता है और यहाँ यांशी उसे हिट करती है। तब वह अपनी ओरिजिनल वॉइस में चिल्ला पड़ता है और यहाँ पर यांशी उसे पूछती है कि तुम तो मुझे जाओ चैन नहीं लग रहे हो, आखिर तुम हो कौन। तभी पीछे से जाओ चैन भी आ जाता है और अनजान बन रहा होता है कि बेबी क्या हुआ। तभी वह कहती है देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं यह हमारे रूम में कौन घुस आया, मैं मुझे कब से परेशान कर रहा है और तुम्हें इसे डांटना ही होगा, तुम्हें इसे यहाँ से निकालना होगा, तुम पुलिस स्टेशन कॉल करो जल्द से जल्द। तभी जाओ चैन झूठ मूठ में अपने असिस्टेंट को डांटने और मारने लगता है और
यही सब दिखावा करते हुए उसे बेड पर बिठाकर पूछता है कि अब मैंने उसे निकाल दिया है, आखिर मैं अपनी बीवी को किसी और के हाथों bully करता होता हुआ कैसे देख सकता हूँ। और तभी यान्शी बताती है कि आखिर उसके साथ क्या-क्या हुआ और उसने क्या किया। तभी वह कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और यान्शी कहती है, मुझे पता है कि तुम अभी भी उसी इनहेरिटेंस वाले इशू को लेकर परेशान हो, पर तुम फिक्र मत करो, अगर मैंने तुम्हारे 100 मिलियन के प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट को होल्ड पे रखा है और वह उन गुंडों के लिए सेव की है, तो मैंने तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट का दूसरा जरिया भी ढूंढ लिया है। तुम्हें याद है प्रेसिडेंट वांग कौन है? तो वह कहता है, हाँ, आखिर कोई प्रेसिडेंट वांग को कैसे नहीं जान सकता, मैं उन्हें जानता हूँ। तभी वह कहती है कि हाँ, मैंने तुमसे उनके द्वारा ही इन्वेस्टमेंट करने का ज़रिया ढूँढा है और कल तुम्हारी उनके साथ मीटिंग है। तभी वह उसे शुक्रिया करता है कि तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर यान्शी बताती है, अरे इसकी क्या ज़रूरत है? जो मेरा है वह तुम्हारा है और इसमें तुम मुझे बात-बात पर थैंक यू क्यों करते रहते हो? और अगले ही दिन वह लोग पहुँच जाते हैं प्रेसिडेंट वांग के साथ मीटिंग करने पे। और मीटिंग में प्रेसिडेंट वांग जिन के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, तो गलती से जिन उनके ऊपर वाइन गिरा देती है और उनकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की है। पर यहाँ पर जाओचैन की आंखों में तो लालच की पट्टी बंधी हुई थी, तो वह उसकी बातों को अनदेखा कर देता है। और मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट वांग जाओ चैन को कहते हैं कि क्यों ना तुम जिन को मुझे ड्रॉप करने को भेजो। पहले तो जाओ चैन मना करता है, पर जब पैसे की बात आती है तब वह सोचता है कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे जिन को इनके साथ भेजना ही होगा। इसलिए वह जिन को उन्हें ड्रॉप करने को भेज देता है और गाड़ी में प्रेसिडेंट वांग जिन के साथ फ्लर्ट करने में लग जाता है। और पहले तो जिन मासूम बनने का दिखावा कर रही थी, बाद में वह प्रेसिडेंट वांग के साथ देने को तैयार हो जाती है और उनके साथ लग जाती है। दूर से एक कैमरामैन यह सब बातें रिकॉर्ड कर रहा था और जैसे ही जिन घर पहुंचती है तो जाओ चैन उससे पूछता है कि कहीं तुम मिस्टर वांग के साथ कुछ करके तो नहीं आई हो ना? तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया? वह मना कर देती है। तभी जाओ चैन उसकी गर्दन पर लव बाइट नोटिस करता है, पर जिन किसी तरह से उसको अपनी बातों में लगा देती है। और अगले दिन उनकी मूवी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जाओ चैन सभी गेस्ट को ग्रीट कर रहा था और सबका अच्छे से वेलकम करने में लगा था। और उसे बेचारे को तो पता ही नहीं था कि आखिर इस पार्टी में क्या हंगामा होने वाला है। और जब आगे अनाउंसमेंट हो रही होती है उनकी मूवी के प्रीमियम के लिए, तभी यान्शी अपने असिस्टेंट यानी कि जिन को बताती है कि शायद मैं अच्छे से आगे जा नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो क्या तुम मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के लिए चली जा सकती हो? और तुम्हें पता है ना कि मुझे आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वह इस बात से बहुत इतराते हुए खुश होके वहां से स्टेज पर चली जाती है। और आगे उसकी और मिस्टर वांग की फोटोज जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देती है तो वह एकदम बौखला जाती है और कहती है कि यह सब फेक है, आप कोई भी इस पर यकीन ना करें। और यह कौन कर रहा है? यह मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने के लिए है और आप सभी मुझ पर ट्रस्ट करिए और पहले तो इस इमेज को बंद कीजिए। और तभी चाओ चैन कहने लगता है, तुमने तो मुझे बताया था कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तभी वहां कहती है कि अरे तुम मेरा यकीन करो, यह सब फेक है। तो वह उसका विश्वास कर लेता है, पर तभी पीछे से मिस्टर वांग की वाइफ आ जाती है और वह जिन पर भड़कने लग जाती है कि तुम मेरे पति को अपने जाल में कैसे फंसा सकती हो। और यहाँ पर वह जिन को थप्पड़ भी जड़ देती है और यहाँ पर उन तीनों की भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। और उन दोनों का इतना मजाक बनता हुआ देखकर यांक्षी को खूब इंजॉय कर रही थी। और घर जाकर जाओ चैन उस पर भड़कने लगता है कि आखिर तुमने तो मेरे सामने बड़ी सती सावित्री बनने का दिखावा किया था और अब देखो तुम बाहर गुलछर्रे उड़ा रही हो। तभी वह खुद को एक्सप्लेन करने का मौका मांगती है
और कहती है कि तुम्हें पता है उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं तो उसकी गाड़ी में उसकी मदद करने के लिए बैठी थी, पर मैंने तुम्हारे साथ यह बात इसलिए नहीं बताई ताकि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत ना आए। और इस तरह से जाओ चैन को अपनी बातों में लगा देती है। और दूसरी तरफ यांगशी पहुंचती है मिस्टर गू से मिलने, और गू उसे प्रूफ दिखाता है और उसे सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जिस दिन उसकी माँ की मौत हुई थी उस दिन लास्ट टाइम उनसे मिलने जाओ चैन ही गया था। और यहाँ पर वह लोग और एविडेंस किस तरह से इकट्ठा करें इसके बारे में बात कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ जिन जब ऑफिस जाती है तो सारे ऑफिस के वर्कर्स उसे बुली करने में लगते हैं और सारे उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे होते हैं। और वह तो अपने अलग ही तेवर में होती है, सभी लोगों को कहती है कि तुम अच्छे से रहो। और एक वर्कर को तो थप्पड़ भी मार देती है। और बाकी लोग कहते हैं अगर यह मिस यांगशी के लिए नहीं होता तो तुम इस जॉब से कब की निकाली जा चुकी होती और तुम इस जॉब में कभी भी आगे बरकरार नहीं रहती। तभी पीछे से यांगशी वहां आ जाती है और वह सभी को अपने काम पर फोकस करने को कहती है। ऐसा कहने के बाद जिन को भी ऑफिस से निकाल देती है। जब तक सिचुएशन ठंडी नहीं हो जाती है तब तक तुम घर में रहो तभी अच्छा है। और जिन ऑफिस में जाकर उसी पर भड़कने लग जाती है कि तुम मुझे कैसे निकाल सकती हो, इतनी सालों की फ्रेंडशिप का तुमने यह सिला दिया। पर यांगशी किसी तरह से उसे समझा कर यहाँ से भेज देती है। और वहां जिन घर आकर वापस से जाओ चैन को सीड्यूस करने में लग जाती है। और जब यांगशी पीछे से आती है वह कहती है कि तुम लोग क्या अभी तक स्क्रिप्ट लिख रहे हो, क्या तुमने सोना नहीं है। पर वह कहते हैं कि अभी हमें थोड़ा और काम है, अगर तुम्हें आराम करना है तो तुम जाकर सो सकती हो। पर वह कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, अगर तुम्हें किसी रोल प्ले के लिए मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और उनका रोल इस तरह से होता है जैसा कि उनकी एग्जैक्टली लाइफ में अभी हो रहा है, जैसे कि फीमेल लीड की फ्रेंड उसके पति के साथ अफेयर चला रही है और वह उसे अच्छे से सबक सिखा रही है, यही बेसिकली रोल होता है। तो वह इस रोल की हार में उन दोनों से अच्छा खासा बदला ले लेती है और उन्हें घूसे पर घूसे जड़ने लग जाती है। और उनको पीटने के तुरंत बाद उनसे माफ़ी भी मांग लेती है कि अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे थोड़ा-सा ज़्यादा इमोशनल हो गई मैं, मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे धोखा ना दे दो, तो जिस चलते मुझसे इन्हें जल्दी से ज़ोर से थप्पड़ पड़ गया। और जाओ चैन उसे रिलैक्स करने में लग जाता है, अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और अगले दिन जाओ चैन की माँ भेज देती है यांगशी को फूड डिलीवरी करने की कि तुम्हें मेरे बेटे को न्यूट्रिशनियस फूड ले जाना होगा, बेचारे को अच्छा सा बेबी चाहिए तो उसके लिए उसे यह सब खाना ही होगा। और उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके इस बातों से यांगशी के माइंड में एक और बड़ा प्लान चल पड़ा था। और दूसरी तरफ वह दोनों छुछुंदर अभी भी साथ में चिपके पड़े थे और एक दूसरे से फ्लर्ट किए जा रहे थे। तो यहाँ पर यांगशी उन दोनों को देख लेती है, पर वह दोनों तो अपनी ही खेलों ख्यालों में गुम होते हैं। और यहाँ पर यांगशी को एक आइडिया आता है, क्यों ना इन दोनों का सच सबके सामने लाया जाए। तभी वह बाहर जाती है और जहाँ पर सेट के सारे क्रू मेंबर्स थे उन्हें कहती है कि अरे आप लोग क्या अभी लंच ब्रेक नहीं हुआ, क्या आप लोग रेस्ट नहीं कर रहे हैं, चलो मैं आप सबको ड्रिंक ऑफर करती हूँ, पर पहले आपको मुझे जाओ चैन तक ले जाना होगा। क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे डर है कि मैं सही जगह तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तो सारे क्रू मेंबर्स उसके साथ मिलकर अंदर चल पड़ते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वह दोनों अलग ही खेल रहे थे, जैसे कि यहाँ पर जाओ चैन ने आंखों में पट्टी बांधकर जिन को ढूंढना शुरू किया था। पर जिन अभी वॉशरूम में जाती है और बाहर जाकर एक मेंबर को पूछती है कि आखिर सब कहाँ हैं। तभी उसे पता चलता है कि यांगशी अंदर गई है और सारे क्रू मेंबर्स उसके साथ गए, इसलिए बहुत जल्दी से जाओ चैन को अलर्ट करने के लिए निकल जाती है और अंदर जाकर यांगशी को शक ना हो इसलिए बात संभाल लेती है। और जब यांगशी जाओ चैन को खाना देती है
तभी सभी लोग हंसने लग जाते हैं कि शायद इन्हें मेल प्रॉब्लम है। तो जाओ चैन सभी को गुस्से में वहां से चले जाने को कहता है और यांगशी को भी कहता है कि मैं यह फूड नहीं खाने वाला हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और घर आकर अपनी माँ को भी कहता है कि माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी वजह से सभी लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे और आपने सबके सामने मेरा मजाक बना के रख दिया है। तो उसकी माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे चबी-चबी हों एक जिन से, एक यांशी से। इसलिए मैं तुम्हें यह खाना भेज रही हूँ और तुम्हें यह फूड खाना ही होगा। तुम्हें उन दोनों को अच्छे से मैनेज करना होगा। तभी पीछे से यांशी आती है और कहती है कि आप किन दोनों को मैनेज करने की बात कर रही हैं? तभी जाओ चैन किसी तरह से बात को संभाल लेता है और कहता है कि चलो हम खाना खा लेते हैं, काफ़ी समय हो गया है हमें साथ में बैठकर खाना खाए हुए। तो वह लोग जैसे ही खाना खा रहे होते हैं, यहाँ पर जाओ चैन उसे कहता है कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ टाइम से तुम इतनी डिस्टर्ब हो और तुम देख भी नहीं पाती, जिस वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम घर में ही रहो। तो वहाँ पर यांशी कहती है, क्या तुम मुझे घर में बांध कर रखना चाहते हो? वह कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है और अपनी माँ को कहता है कि आप इसका घर में ध्यान रखा करो, मैं इसकी ज़िम्मेदारी आपको देता हूँ। और यहाँ पर यांशी को जैसे ही मैसेज आता है कि उसकी माँ के मर्डर के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, वह वहाँ से किसी तरह से बाहर जाना चाहती थी। और यहाँ पर यांशी अपनी सासू माँ को माहोंग टाइल्स गिफ्ट करती हैं और कहती हैं कि माँ, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ यह खेलना नहीं चाहेंगी? आपको तो यह काफ़ी पसंद है। और इन टाइल्स को देखकर उसकी सासू माँ बहुत खुश होती है और कहती है, ठीक है, मैं अपनी किटी पार्टी की फ्रेंड्स के साथ यहाँ से यह गेम खेलने जा रही हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी। पर यांशी तो इसी मौके की तलाश में थी। वह तुरंत से गू के पास हॉस्पिटल में निकल जाती है और यहाँ पर उन्हें उसकी माँ के वार्ड की फुटेज ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें कोई भी फाइल नहीं मिल रही थी। तो उन्हें समझ आता है कि हम उन्हें घर में ही पहले तलाशी करनी होगी। और दूसरी तरफ जाओ चैन अपनी माँ को फ़ोन करके पूछता है कि माँ, आखिर यांशी कहाँ पे है? तभी उसे पता लगता है कि उसकी माँ तो घर में है ही नहीं, वह तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खेलने निकल गई है। तो वह दोनों तुरंत से घर पहुँचते हैं और यहाँ जल्दी से यांशी को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी पीछे से यांशी आ जाती है और उन्हें बताती है कि मैं तो वॉशरूम में गई थी। और यहाँ यह बात सुनकर जिन वॉशरूम की तलाशी करने में चली जाती है और बाहर आकर जाओचैन को सब नॉर्मल होने का इशारा कर देती है। और तभी उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और शाम को यांशी देखती है कि उसकी सासू माँ सोई हुई है। और तभी उसके माइंड में एक ख़्याल आता है और वह इस मौके का फ़ायदा उठाकर लॉकर की तलाशी करने को होती है कि तभी वहाँ जैसे ही लॉकर ओपन होता है और वह देख ही रही होती है, पर उसे कोई सामान मिल नहीं रहा होता है। तभी पीछे से जाओ चैन और जिन आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें इस चीज़ की तलाश है? और यहाँ पर यांशी का सच उनके सामने आ जाता है, पर वह अभी भी अपना नाटक कंटिन्यू करती है और कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर थोड़ी देर में उनकी बातें सुनकर अपना सच सामने रख लेती है कि हाँ, मैं देख सकती हूँ, तो इसमें क्या, तुम लोग इतने टाइम से अपना अफेयर चला रहे थे, उसमें तुम्हें कितनी दिक्कत आ रही होगी थी। और देखो, मेरे अंधे होने के बाद तुम दोनों का अफेयर कितना सही से चल रहा है। और तुम्हें इसमें नहीं तो पहले कितनी प्रॉब्लम आ रही थी। तभी वह दोनों कहते हैं, हाँ हो रहा था ना, पर अब जब तुम्हें सब सच पता चल चुका है, तो यह हमारे लिए ही अच्छा ही है। और यहाँ पर जाओ चैन अपना सच सामने रख लेता है कि तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी माँ कैसे तड़प रही थी। उन्हें मालूम हो गया था कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है, तो वह तुम्हें बताने को चल पड़ी थी, पर मैंने उन्हें जहर दे दिया। और तुम्हें पता है उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे? वह बस अपनी अंतिम सांसों में सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही थी। और मुझे उन्हें इतना तड़पता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और कहता है कि तुम्हें यह पेन ड्राइव चाहिए ना? और उस पेन ड्राइव को नीचे गिराकर उसका मज़ाक बनाने लग जाते हैं दोनों जन मिलके। और यांगशी बताती है
यहाँ पर खड़े होके कि हाँ, तुम लोगों को जितना हँसना है तुम हँस लो। तुम्हें पता है जो तुमने अभी ये कन्फेशन किया था मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया है। और वो इन तीनों को यहाँ पर वार्निंग देकर निकल जाती है और वह तीनों उसे रोकने के लिए पीछे से भागते हैं, पर वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं और जो उन तीनों को वार्निंग देते हैं कि अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। पहले तो उसकी सासू माँ उसे ब्लेम करने लग जाती है और उसे डांटने लग जाती है, पर यहाँ पर जब उसकी दाल नहीं गलती तो वह सारा भांडा फोड़ देती है जिन के सिर के ऊपर। और गुस्से में जिन जाओ चैन की माँ को चाकू घोंप देती है और वहाँ पर उन्हें मार डालती है। तभी यहाँ पर जाओ चैन को गुस्सा आ जाता है तो वह जिन को ही बैक में चाकू मार देता है और उन दोनों को मरा हुआ देखकर वह रिग्रेट करने लगता है और कहता है अब तो मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं रहा, तो मेरा जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, और खुद को भी चाकू मार देता है। और यहाँ पर रियांशी अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ देखा मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया और मुझे तो यह बदला ज़रा भी सैटिस्फैक्टरी नहीं लगा। बदला तो तब होता जब वह लोग ज़िंदा रहकर तड़प-तड़प कर अपने गुनाहों की सज़ा ले रहे होते। बट चलो स्टोरी का प्लॉट ऐसा ही है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर मिस्टर गू अपने दिल की फीलिंग्स बताता है और वह मना कर देती है और कहती है कि अभी-अभी मैं एक फेल्ड रिलेशन से बाहर आई हूँ, मैं कोई भी रिलेशन नहीं कंटिन्यू कर सकती, और पर मैं तुम्हें खुद को परस्यू करने का मौका दे सकती हूँ। और यह कहकर वह वहाँ से निकल जाती है और शायद आगे चलकर इन दोनों का लव एंगल शुरू होगा। और बट अभी के लिए इस ड्रामा की यहीं पर एंडिंग कर दी जाती है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।